दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स मेरे यानी पुनीत के साथ। और रेडियो उड़ान पर इस समय बज चुके हैं पूरे 9 और मैं पुनीत आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज और बहुत कुछ आपके लिए। दोस्तों, अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में जारी है और अपने आप को सुरक्षित रखिए, बचाए रखिए। कोरोना महामारी के संक्रमण से अपने आप को बचाए रखिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को पावर को बढ़ाइए, ताकि आपके ऊपर कोरोना संक्रमण का खतरा कम से कम हो सके। और अपने घरों में सुरक्षित रहिए, बाहर तभी निकलिए यदि आवश्यकता हो, और यदि आवश्यक हो तो मास्क अवश्य पहनिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ताकि कोरोना वायरस के खतरे से बचा जा सके। क्योंकि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आती है तब तक इसका एकमात्र इलाज यही है। और दोस्तों, रेडियो उड़ान आपके लिए समय समय पर ऐसे प्रयास करता रहा है जिनके माध्यम से आप घर बैठे कोरोना वायरस के कारण जो हमारे दिलों में एक तनाव सा पैदा हो गया है, उस स्ट्रेस, उस तनाव से छुटकारा पा सकें। और इसी कोशिश में रेडियो उड़ान द्वारा ऑनलाइन हीलिंग सेशंस का आयोजन कराया जा रहा है, जिन्हें आप लाइव यूट्यूब पर रोजाना शाम 7 बजे से सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पर। तो इसलिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो कि है www.youtube.com/रेडियो उड़ान, जहां पर आप रेडियो उड़ान के सभी प्रोग्राम्स, कम्युनिटी कलर्स और ऑफ कोर्स इन लाइव सेशंस का भी भरपूर आनंद ले सकेंगे। आप अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बना सकेंगे और इसके साथ साथ ही अपने आप को तनाव मुक्त आप पाएंगे। रेडियो उड़ान का ऐसा मानना है इस प्रयास के बाद। तो चलिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि हमारी एप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध हैं। और इसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, या हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप हमें सुन सकते हैं, या फिर यहां से हमारी प्लेलिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर पर काम करती है। और ये अपडेट हमारे लैपटॉप या पीसी यूजर्स के लिए है, और जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए ऑफ कोर्स हमारी एप्स प्ले स्टोर और एप्पल आईफोन स्टोर पर भी अवेलेबल हैं, एप्पल स्टोर पर भी अवेलेबल हैं। तो आप हमारी एप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और रेडियो उड़ान के सभी शोज का आनंद उठा सकते हैं। तो और अपना साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। आपने अब तक इस प्रोग्राम को प्यार दिया है, सराहा है, हम आपके आभारी हैं। और इसी तरह अपना फीडबैक देते रहिए, ताकि हम प्रोग्राम में समय समय पर बदलाव करते रहें, आपके सजेशंस के मुताबिक जो अच्छी चीजें हों उनको लाते रहें और अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाते रहें। तो चलिए अब ज्यादा बातें न करते हुए प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। एक गांव के मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक की गोली मारकर की गई हत्या, पिता समेत दोनों बेटे गिरफ्तार। वाराणसी के ही ओबरा थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग महिला की गला घोंटकर हत्या, हत्यारे आरोपी फरार। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र से जवाब, क्यों नहीं किया जाता NFSA में दिव्यांगजन को शामिल। कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी द्वारा केंद्र सरकार को राजस्थान के दिव्यांगजन को अतिरिक्त अनुग्रह राशि 1000 रुपए का शीघ्र आवंटन का निर्देश। कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी द्वारा एम्स को 100% एक्सेसिबल बनाए जाने का निर्देश। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह की शिकायत पर की गई सुनवाई। लेगो सिस्टम की ओर से एक अच्छी खबर, ब्रेल ब्लॉक्स का निर्माण 6 कंट्रीज में किया जाएगा सबसे पहले लॉन्च। इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिवनेस की ओर एक बड़ा कदम। टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा कदम, गूगल ने किया अपनी एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज को अपग्रेड। व्हीलचेयर यूजर्स अब व्हीलचेयर एक्सेसिबल प्लेसेस को कर सकेंगे गूगल मैप के जरिए सर्च। और पढ़ने के दीवानों के लिए एक अच्छी खबर, कीबोर्ड डिवाइस को खरीदना हुआ आसान। EMI के माध्यम से खरीद सकेंगे आप कीबोर्ड डिवाइस।
तो ये थी आज की कुछ हेडलाइंस दोस्तों। अब चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर, लेकिन इससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स मेरे यानी पुनीत के साथ। हम अभी आते हैं। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सागवान की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के दौर में हम सबके लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें और उसका ख्याल रखें। इसीलिए तो सक्षम ने आपके लिए लॉन्च किया है डिजिटल टॉकिंग ऑक्सीमीटर। इस ऑक्सीमीटर पर आप अपने फिंगर्स रखकर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। तो इंतजार किसका कर रहे हैं? अभी ऑर्डर कीजिए sectec.in से SAKTEK.in से। वैसे तो ये ऑक्सीमीटर 3000 का है, पर पहले 10 ऑर्डर्स पर सक्षम आपको दे रहा है 200 रुपए का डिस्काउंट। अभी ऑर्डर कीजिए और अपनी हेल्थ का रखिए खास ख्याल सक्षम के साथ। फॉर मोर इन्फो कॉन्टैक्ट सक्षम at 9266263638। Hi friends, this is Ghanshyam Vaswani. You are listening to Radio Udan. For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत दोस्तों। अब डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की बारी है और इसके साथ ही होगा और ओपिनियन सेक्शन भी, जिसे हम कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के हटीगवां थाना क्षेत्र में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ वह युवक रात के अंधेरे में एक घर में घुस गया। घर के मालिक ने उसे चोर समझा और डबल बैरल बंदूक से उस युवक को गोली मार दी। गोली युवक के सीने में लगी और वहीं युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पिता समेत दोनों पुत्रों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दैनिक भास्कर में छपी इस खबर के अनुसार घटना उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के हठीगवां थाना क्षेत्र की है। इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल कृष्ण कुमार पांडे का घर गांव के किनारे पर है। रात के अंधेरे में मानसिक रूप से अस्वस्थ एक युवक उनके घर में घुसा। पांडे ने उस युवक को देखा, चोर समझकर डबल बैरल बंदूक से उसे गोली मार दी। युवक वहीं पर गिर गया, गोली उसके सीने में लगी, वहीं पर युवक की मौत हो गई। फायरिंग के बाद शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। मरने वाले की पहचान बागराया थाना क्षेत्र के जमालनू गांव के विवेक उपाध्याय के रूप में हुई। हठीगवां थाना क्षेत्र के एसओ श्री उदय त्रिपाठी तुरंत वहां पहुंचे। पुलिस द्वारा पिता समेत दोनों बेटों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। तत्पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हत्या का समाचार सुनकर विवेक उपाध्याय के परिजन भी वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि विवेक उपाध्याय मानसिक रूप से अस्वस्थ था और रविवार रात अपने घर से निकलकर गांव किनारे इंटर कॉलेज से रिटायर्ड कृष्ण कुमार पांड्या प्रिंसिपल के घर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के
ओबरा थाना कन्हरा गांव के मजहूली टोले में एक दिव्यांग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। जब तक गांव के लोग जुटते, हत्यारे फरार हो चुके थे और दिव्यांग महिला मर चुकी थी। उसी रात सीओ भास्कर वर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। बुधवार एसपी श्री आशीष ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मातहतों को घटनास्थल की देखभाल करने को कहा। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करा महिला का शव घर वालों को सौंप दिया गया है। दिव्यांग महिला के भतीजे राजकुमार ने 2 युवकों पर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि महिला का नाम संत कुमारी था और वह अपने 2 बच्चों के साथ मुर्गी अंडा बेचकर गांव में गुजारा करती थी। रात में जब वह अपने बच्चों के साथ सो रही थी तो लगभग 1:30 बजे जब वे अपने कमरे से बाहर निकली तो गांव के 2 लोग सैफुद्दीन और मोहम्मद कलाम छिपे हुए थे। उन दोनों ने महिला को गला दबाकर मारना शुरू किया। बेटी सीता महिला का बचाव करने के लिए आई, लेकिन दोनों ने उसे भी मारा पीटा। बेटी सीता किसी तरह बचकर भागी और शोर मचाने लगी। जब तक गांव वाले वहां पहुंचे, हत्यारे फरार हो चुके थे और महिला दम तोड़ चुकी थी। आपको बता दें कि राजकुमार ने बताया कि मृतिका का 2007-8 में मध्य प्रदेश के केशव जायसवाल से विवाह हुआ था। पति ने उन्हें छोड़ दिया था, जिनका मामला न्यायालय में लंबित है। मामले की तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने हत्यारों के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर लिया है। केंद्र सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक एफिडेविट दाखिल किया गया है, जिसके अंतर्गत उन श्रेणियों का जिक्र है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत सब्सिडाइज्ड ग्रेन फूड या वैसी ही दूसरी स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा गया कि यदि मोची वेंडर्स या स्ट्रीट सर्वेंट्स इस एक्ट के अंतर्गत सूखा राशन या सब्सिडाइज्ड दूसरी स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं, तो डिसेबल या दिव्यांग जन इन स्कीम्स के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है, जिनके लिए अलग से पार्लियामेंट में एक कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। माननीय उच्च न्यायालय की 2 जजों की पीठ श्री BN पटेल और श्री प्रतीक जालान द्वारा केंद्र सरकार को उस हल्फनामे के काउंटर में यह सवाल पूछा गया। आपको बता दें कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसके अंतर्गत यह अपील की गई थी कि केंद्र सरकार की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और दूसरी स्कीम्स के अंतर्गत जिस प्रकार दूसरे निम्न वर्गीय लोगों को शामिल किया जाता है, उसी प्रकार दिव्यांग जन की भी एक श्रेणी बनाई जाए, जिसे केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया था। केंद्र सरकार द्वारा दाखिल किया गया यह हल्फनामा उसी का जवाब था, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने उन श्रेणियों का जिक्र किया था जिन्हें गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत कोरोना महामारी के दौरान सहायता प्रदान की जा रही है, किंतु इसमें डिसेबल्स या दिव्यांगजन का कहीं उल्लेख नहीं था। राष्ट्रीय महासंघ NFB द्वारा दाखिल इस याचिका में कहा गया कि 1995 के PWD एक्ट में फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 3% का रिजर्वेशन था, जिसे 2016 के RPD एक्ट के अंतर्गत 5% किया गया। यह रिजर्वेशन सभी गरीब कल्याण योजनाओं पर भी लागू होता है। पिटीशन में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह इंश्योर करने को कहे कि सभी प्रकार के दिव्यांगजन को राशन कार्ड प्राप्त हो और वे सभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत सब्सिडाइज्ड ग्रेन का लाभ उठा सकें। याचिका के माध्यम से केंद्र सरकार को यह निर्देशित किया गया है कि जिन दिव्यांगजन के पास राशन कार्ड नहीं है, उन दिव्यांगजन के केसेस को उनके दिव्यांगजन प्रमाण पत्र यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या UDID डिसेबिलिटी कार्ड के आधार पर भी कंसीडर किया जाए, फिर चाहे वह गरीब अन्न कल्याण योजना हो या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत दूसरी स्कीम्स का लाभ हो। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि केंद्र सरकार इस समस्या को हल नहीं कर सकती तो उसे इस संदर्भ में एक आदेश पास करना होगा। बेंच ने कहा कि हर समाज में दिव्यांगजन, वृद्धजन, महिलाएं, बच्चे, जेलों में रह रहे लोग या पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी द्वारा केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह इस बात को इंश्योर करे कि कोरोना महामारी के दौरान दिव्यांगजन के लिए अतिरिक्त अनुग्रह राशि का आवंटन सभी दिव्यांगों को किया जा रहा है। कोर्ट द्वारा
केंद्र सरकार को यह कहा गया कि वह इस बात को इंश्योर करे कि कोरोना महामारी के दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन को अतिरिक्त 1000 रुपए की अनुग्रह राशि इस पैकेज के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। कोर्ट का यह निर्देश राजस्थान दिव्यांग मंच के राष्ट्रीय उप प्रधान श्री हेमंत भाई गोयल की उस याचिका के बाद आया है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि राजस्थान में इस फंड को लेकर बहुत सी अनियमितताएं हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अधिकतम 10% दिव्यांगजन ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ ले पाए हैं। उनका यह भी कहना था कि इस योजना के अंतर्गत न केवल इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन को बल्कि सभी उन दिव्यांगजन को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो इसके लिए पात्र हैं। हेमंत भाई गोयल बताते हैं कि उन्होंने इस संदर्भ में बहुत से पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय श्री थावरचंद गहलोत को भेजे, लेकिन इस संदर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात उन्होंने CCPD यानी कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के पास जाने का निर्णय किया। CCPD द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को यह निर्देशित किया गया कि वह इस पेंशन की राशि को बढ़ाए और यह राशि उन दिव्यांगजन के लिए बढ़ाई जाए जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है। आपको बता दें कि यह निर्णय इसी सुनवाई की पृष्ठभूमि में लिया गया है। आइए अब आपको CCPD द्वारा दी गई की डायरेक्शंस के बारे में बता देते हैं। यानी CCPD ने केंद्र सरकार को क्या निर्देशित किया है ये भी आपको बता देते हैं। Provision of community center with debate facility for drinking water and sanitation, support for women with disability regarding livelihood and raising children, facility for those who are abandoned including children, caregiver allowance to persons with disability with high support needed। आपको बता दें कि गोयल इस निर्णय को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए दूसरे राज्यों से भी संपर्क कर रहे हैं। कोरोना महामारी का कहर पूरी दुनिया में जारी है। पूरी दुनिया में 13 मिलियन से ज्यादा लोग कोरोना वायरस या कोविड-19 से पीड़ित हो चुके हैं। इनमें एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी भारत की भी है। भारत में एक बहुत बड़ा तबका कोविड-19 से पीड़ित है। ऐसे में समाज की सबसे वल्नरेबल कम्युनिटी डिसेबल कम्युनिटी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। कहा जाए तो कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं जिस पर इस महामारी ने अपना असर न दिखाया हो। डिसेबिलिटी कम्युनिटी पर भी इस महामारी ने अपना असर दिखाया है। डिसेबिलिटी कम्युनिटी समाज की सबसे वल्नरेबल या कमजोर तबका मानी जाती है। डिसेबल कम्युनिटी पहले ही संघर्षों से जूझ रही थी, लेकिन अब कोरोना महामारी के बाद बहुत से लोग अपने संसाधनों और अपने केयर टेकर्स या दूसरे सहायता से महरूम हो गए हैं। इंडिया टुडे में छपे एक आंकड़े के अनुसार पूरे देश में 70 मिलियन से ज्यादा लोग डिसेबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं। इनमें 2% लोग ही ऐसे हैं जो स्कूलिंग ज्वाइन कर पाते हैं और उनमें भी 1% लोग ही अच्छी एम्प्लॉयमेंट कर पाते हैं। ऐसे में कोविड-19 ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रदान की है, एक ऐसा मौका दिया है जिसके माध्यम से पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ई-एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। इंडिया टुडे में छपे इस आर्टिकल के मुताबिक कोविड-19 से पहले डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट बहुत से मोर्चों पर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी संघर्ष करते रहे, जिनमें प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल टेक्स्ट, वेब एक्सेसिबिलिटी, बिल्डिंग एक्सेसिबिलिटी, मेकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सेसिबिलिटी जैसे मुद्दे शामिल थे। लेकिन अब जब कोविड-19 का प्रकोप पूरी दुनिया में जारी है, तो ऐसे में भारत देश में ई एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और ई एजुकेशन में भी आवश्यकता है कि ई एजुकेशन के सभी प्लेटफॉर्म्स को एक्सेसिबल बनाया जाए। ऐसे में बहुत सी चुनौतियां हैं जिनका सामना भी बहुत से दिव्यांगों को करना होगा। हर जेब में स्मार्टफोन नहीं है, सभी इलाकों में इंटरनेट फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है या सभी जगह ऑनलाइन ई एजुकेशन से संबंधित जागरूकता का अभाव है। ऐसे में सरकार के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं जिनका सामना करते हुए ई एजुकेशन को और अधिक इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। बीते गुरुवार मद्रास हाईकोर्ट ने मद्रास स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन को यह निर्देश दिया कि प्राइवेट एग्जाम में अपीयर होने वाले सभी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विद्यार्थियों और उनके स्क्राइब्स का कोविड-19
टेस्ट कराया जाए। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस आर हेमलता की पीठ ने कहा कि चेन्नई बोर्ड ऑफ स्टेट एजुकेशन द्वारा अपनी 10वीं की परीक्षाएं कराने जाने संबंधी अपनी गाइडलाइंस में विशेष विद्यार्थियों के लिए किसी प्रकार के प्रावधान का उल्लेख नहीं है। आपको बता दें कि सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित एक विद्यार्थी के पिता श्री बालाकृष्णन, जो त्रिची से संबंधित हैं, ने चेन्नई हाई कोर्ट में यह पिटीशन डाली थी। उनका कहना था कि चेन्नई बोर्ड ऑफ स्टेट एजुकेशन के बाकी सभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पूर्व प्रस्तुति के आधार पर पास किया गया है, किंतु प्राइवेट एग्जामिनेशन चेन्नई बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराने का फैसला किया गया है। चेन्नई बोर्ड का कहना था कि विशेष विद्यार्थियों के लिए इन निर्देशों में किसी विशेष प्रावधान का उल्लेख नहीं है और इसके बिना ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। एक्सेसिबिलिटी की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज ने बहुत से क्रांतिकारी प्रयोग किए हैं। पूरे विश्व में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो व्हीलचेयर यूजर्स हैं। कहीं भी जाने से पहले उनके लिए यह देखना आवश्यक हो जाता है कि वह जगह जहां वो जा रहे हैं व्हीलचेयर के लिए एक्सेसिबल है या नहीं, या उस जगह की एंट्रेंस व्हीलचेयर के लिए उपयुक्त है या नहीं। ऐसे में गूगल ने अपना एक नया अपडेट लॉन्च किया है। यह अपडेट गूगल मैप्स में काम करेगा। गूगल मैप्स ने अब व्हीलचेयर एक्सेसिबल प्लेसेस को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है। इस फीचर का उपयोग करने के लिए यूजर्स को गूगल मैप के सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी बटन को ऑन करना होगा। इस बटन को ऑन करने के बाद व्हीलचेयर यूजर्स अपने आसपास के एक्सेसिबल व्हीलचेयर प्लेसेस को ट्रैक कर पाएंगे। यहाँ तक कि इस फीचर के माध्यम से वह ये तक जान पाएंगे कि जिस जगह वो जा रहे हैं वहां की एंट्रेंस, बाथरूम्स या दूसरी चीजें एक्सेसिबल हैं या नहीं। आपको ये भी बता दें कि इस फीचर का प्रयोग करते हुए ही यूजर्स उन प्लेसेस को मार्क भी कर सकते हैं जो एक्सेसिबल नहीं हैं। इस तरह एक्सेसिबिलिटी की दुनिया में ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी द्वारा एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली को यह निर्देशित किया गया है कि उसे अपना एम्स कैंपस पूर्ण रूप से डिसेबल फ्रेंडली या एक्सेसिबल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बनाना होगा। आपको बता दें कि यह निर्णय डॉक्टर सत्येंद्र सिंह की 2018 की उस शिकायत के आधार पर लिया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि एम्स के लाइब्रेरी, टॉयलेट्स और सेंटर फॉर मेडिकल साइंसेज एजुकेशन अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। आपको ये भी बता दें कि एम्स के लिए एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। एम्स की ओर से इस हियरिंग के लिए कोई भी एक ऑफिशियल अपॉइंट नहीं किया गया था। कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी द्वारा एम्स को यह निर्देशित किया गया कि उसे अपना कैंपस 100% डिसेबल फ्रेंडली या एक्सेसिबल बनाना होगा। कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी द्वारा यह कहा गया कि यह आरपीडी एक्ट 2016 का खुला उल्लंघन है। कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी द्वारा इसे आरपीडी एक्ट सेक्शन 40, 41 और 42 के तहत तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया। कोर्ट ने कहा कि देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा संस्थान यदि आरपीडी एक्ट का उल्लंघन करता है और अपने कैंपस को डिसेबल फ्रेंडली या एक्सेसिबल नहीं बनाता है तो दूसरे मेडिकल सेंटर्स या हॉस्पिटल्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। देश में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को लागू हुए 4 साल हो चुके हैं। इस एक्ट के लागू होने के बाद या इससे पहले भी बहुत से कानून ऐसे बनाए गए हैं जिनके तहत कहा गया है कि बैंकिंग फैसिलिटीज को डिसेबल पीपल के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए, लेकिन अभी भी बहुत सी बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी ऐसी हैं जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तमिलनाडु के दृष्टिबाधित व्यक्ति भी इसका अपवाद नहीं है। तमिलनाडु में दिन पर दिन ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं जिनमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों को बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी प्रदान करने से इनकार किया जा रहा है, जैसे एटीएम प्रदान करना आदि। इस संदर्भ में 2003 में एक केस फाइल किया गया जिसमें बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी के इनएक्सेसिबल होने की बात कही गई थी। 2005 में कोर्ट द्वारा बैंक्स को निर्देशित किया गया कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को इलिटरेट या अनपढ़ व्यक्तियों की तरह न समझा जाए और उन्हें वे सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएं जो एक आम व्यक्ति को दी जाती हैं। 2008 में आरबीआई द्वारा बैंक्स को निर्देशित किया गया था कि वे दृष्टिबाधित व्यक्तियों को चेकबुक, एटीएम, लोन
लॉकर और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सभी सुविधाएं प्रदान करे। बैंक्स द्वारा इस संदर्भ में एक सर्कुलर पुनः 2012 में इशू किया गया और बैंक्स को यह निर्देशित किया गया था कि 1/3 बैंक्स एटीएम को एक्सेसिबल बनाया जाए, लेकिन सच्चाई इससे कहीं दूर दिखाई देती है। वी कृष्णमूर्ति, जनरल सेक्रेटरी विजुअली इंपेयर्ड बैंक्स एम्प्लॉय एसोसिएशन, न्यूज हुक से बात करते हुए कहते हैं कि पूरे भारत में 6000 के से अधिक एम्प्लॉयज हैं जो बैंक्स में काम करते हैं, लेकिन फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि अभी भी बैंकिंग फैसिलिटीज को एक्सेसिबल नहीं बनाया गया है। बहुत सी जजमेंट्स के पास हो जाने के बाद और बहुत से सर्कुलर्स इशू कराए जाने के बाद भी यह संभव नहीं हो पाया है। यदि कहीं दृष्टिबाधित व्यक्तियों को एटीएम कार्ड प्रदान भी किए जाते हैं तो वहां एटीएम मशीन्स एक्सेसिबल नहीं होती हैं, जिनके कारण दृष्टिबाधित व्यक्तियों को अपने साथ किसी व्यक्ति को रखना होता है। टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए एक सुनहरा मौका। जो अलग अलग भाषाओं में टेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं या किताबें पढ़ना चाहते हैं, प्रिंट बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं, उनके लिए अवेलेबल है काइबो डिवाइस अब EMI सब्सिडी पर भी। आपको बता दें कि trustlylabs.com आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है कीबोर्ड डिवाइस EMI पर भी। आप इस डिवाइस को अब क्रेडिट कार्ड्स EMI प्लान्स के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सफल पेमेंट कर देने के बाद 3 से 6 दिन के भीतर यह डिवाइस आपके पास पहुंचेगा और ऑनलाइन टीम द्वारा आपको आपके घर पर ही ट्रेनिंग और रिमोट एक्सेस जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आइए आपको बता दें कि आप इस ऐप के सब्सिडाइज्ड प्राइस और EMI के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले www.store.trustlylabs.com कीबो XS पर जाएं और इसके पश्चात गेट सब्सिडीज पर क्लिक करें। चेक बॉक्सेस को चेक करें, साइन इन विद गूगल करें, बैंक द्वारा वेरीफाइड EMI प्लान्स को चेक करें, अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल फिल करें और सफल पेमेंट करने के बाद कीबो XS डिवाइस अपने घर पर पाएं। ज्यादा जानकारी के लिए और डायरेक्ट परचेसिंग के लिए आप ट्रस्टली लैब से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। वहां का नंबर है 7874776081। लेगो सिस्टम ने नए ब्रेल ब्लॉक्स को लॉन्च किया है। फिलहाल ये ब्लॉक्स सिर्फ 6 देशों में ही लॉन्च किए गए हैं, लेकिन लेगो सिस्टम का कहना है कि वे जल्द ही इन ब्लॉक्स को दूसरे देशों में भी एक्सपेंड करेंगे। भारत में भी जल्द ही इन ब्लॉक्स के आने की संभावना है। इसे एक अच्छा इनिशिएटिव माना जा रहा है कि इनके बाद दृष्टिबाधित बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ ब्लॉक्स का खेल खेल सकेंगे। दानिश टॉय प्रोडक्शन कंपनी लेगो सिस्टम के एक्सक्लूसिव लेगो ब्रिक्स दूसरे बच्चों में काफी प्रसिद्ध हैं। अब लेगो सिस्टम द्वारा इन ब्रेल ब्लॉक्स को लॉन्च किया गया है, जो बहुत जल्द दृष्टि दिव्यांगजन बच्चों के बीच में भी बहुत प्रसिद्ध होने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन ब्लॉक्स के लॉन्च होने के बाद दृष्टिबाधित बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ ब्लॉक्स का खेल खेल सकेंगे। लेगो सिस्टम के इस कदम की हर जगह सराहना हो रही है। जब एक्सेसिबल मटेरियल या पुस्तकों की बात आती है तो आज के समय में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत सा मटेरियल, पुस्तकें, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, लेकिन जब खेलों की बात आती है तो अभी रास्ता बहुत लंबा है। ऐसे में लेगो सिस्टम द्वारा यह उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। आपको बता दें कि लेगो सिस्टम द्वारा लॉन्च किए गए ये ब्लॉक्स सिमिलर साइज के हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन पर ब्रेल को उत्कीर्णित किया गया है और साथ ही लेगो पर प्रिंट वर्जन भी उत्कीर्णित है, ताकि दृष्टिवान और दृष्टिबाधित बच्चे दोनों ही इन खेलों को खेल सकें। फिलहाल 2021 में इन ब्लॉक्स के USA, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों में बेचे जाने की संभावना है। बायोटेक कंपनी एडिटास मेडिसिन तथा एलर्जेन द्वारा मार्च 2020 को ऑर्गन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी में किए गए प्रयोग में जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर द्वारा अंधता यानी ब्लाइंडनेस का इलाज करने की पुष्टि की गई है। ऑर्गन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी में रेटिना से जुड़े रोग से पीड़ित व्यक्ति को जीन एडिटिंग मिश्रण के माध्यम से इलाज करते हुए उसकी दृष्टि को प्रभावी बनाया गया है। जीन एडिटिंग का प्रयोग उस व्यक्ति की आंखों पर किया गया जो लेबर कंजेशनल एमेरोसिस से पीड़ित बताया गया। पहली बार किसी व्यक्ति के शरीर में क्रिस्पर का प्रयोग कर बीमारी को ठीक करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।
इससे पहले क्रिस्पर द्वारा रक्त कोशिकाओं को शरीर से बाहर प्रयोगशाला में जीन एडिटिंग के माध्यम से मॉडिफाई किया जाता था तथा मॉडिफाइड कोशिका को पुनः शरीर में डाला जाता है। नेत्र में दृष्टि बाधित करने के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं को शरीर के बाहर लाना कठिन है, जिसके कारण इसका इलाज क्रिस्पर द्वारा करते हुए शरीर के भीतर ही जीन एडिटिंग संभव हुई। आइए आपको बता दें कि क्रिस्पर आखिर है क्या। क्रिस्पर Cas9 एक ऐसी तकनीक है जो वैज्ञानिकों को अनिवार्य रूप से डीएनए काटने तथा जोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। इससे रोग के लिए आनुवंशिक सुधार की आशा बढ़ जाती है। क्रिस्पर अर्थात क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेटेड शॉर्ट पैलिंड्रो MIC रिपीट्स डीएनए के हिस्से हैं, जबकि Cas9 यानी क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 जो है एक एंजाइम है। क्रिस्पर Cas9 को HIV कैंसर या सिकल सेल रोग जैसी बीमारियों के उपचार में महत्वपूर्ण माना जाता है। गुजरात के हीरा कारोबारी हरिकेश सिंह की बेटी तान्या सिंह और पटना के कदमकुआं थाने के लोहानीपुर गांव के एक दिव्यांग आकाश शंकर जमुआर की शादी के बाद आकाश को जबरन पटना से उठा ले जाने के मामले में बिहार निशक्तता आयोग द्वारा कदमकुआं थानेदार को मदद करने पर नोटिस जारी किया गया है। बीते शुक्रवार गुजरात के अंकलेश्वर के हीरा कारोबारी और DIG और हेड कांस्टेबल और कदमकुआं थाने के थानेदार निशिकांत सिंह निशी को नोटिस जारी कर निशक्तता न्यायालय में 21 सितंबर को पेश होने को कहा गया है। उस दिन 12 बजे से तीनों को अपना अपना पक्ष रखने को कहा गया है। अंकलेश्वर के हेड कांस्टेबल JM देसाई आकाश को पटना से गुजरात ले गए थे। गुजरात पुलिस ने आकाश पर नाबालिग लड़की से विवाह करने, उसे गुमराह करने, पॉक्सो एक्ट की धारा 12 अर्थात लैंगिक उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। उधर आकाश के परिजनों ने बताया कि गुजरात में आकाश को मारा पीटा गया और उसे जेल भेज दिया गया। यह नोटिस आकाश की मां रीमा के लिखित आवेदन पर दिया गया है। निशक्तता आयुक्त श्री शिवाजी कुमार मामले की जांच करने के लिए आकाश के घर गए थे। उसके पश्चात कदमकुआं थाने के थानेदार निशिकांत सिंह से भी पूछताछ की गई। थानेदार को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि जब आकाश की मां रीमा द्वारा हरिकेश और गुजरात पुलिस द्वारा उन्हें मारे जाने, परिवार को बर्बाद कर दिए जाने की धमकी दी गई, तो इसके विरुद्ध FIR क्यों नहीं दर्ज की गई? क्यों रीमा पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है? इधर कदमकुआं थाने के थानेदार निशिकांत निशी ने बताया कि FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन स्टेशन डायरी कर दी गई है। इधर आकाश और उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए सिविल सोसाइटी फोरम भी आगे आ गया है। सिविल सोसाइटी फोरम की सचिव एडवोकेट मधु श्रीवास्तव ने परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि इस मामले में SP से भी मुलाकात की गई है। आपको बता दें कि आकाश पर लड़की का अपहरण करने, जबरदस्ती विवाह के लिए गुमराह करने और पोक्सो एक्ट की धारा 12 यानी लैंगिक उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। थानेदार निशिकांत निशी से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। लड़की का कहना है कि उस पर कोई दबाव नहीं डाला गया है, बल्कि वह अपनी मर्जी से आई थी, तो फिर अपहरण का केस कैसा? नोटिस में कहा गया है कि जब लड़की आकाश के घर आई तो उसकी मां ने कहा कि वह अपने पिता से बात करे। तब लड़की ने कहा कि वह अपनी मर्जी से आकाश से शादी करने आई है। फिर जब लड़की अपनी मर्जी से आकाश से शादी करने आई तो फिर आकाश पर अपहरण या लड़की को विवाह के लिए मजबूर करने या पॉक्सो एक्ट का केस कैसे दर्ज किया गया है? तानिया अपने साथ जो आधार कार्ड लाई थी उसमें उसकी जन्मतिथि 19 दिसंबर 2001 है और आकाश के सर्टिफिकेट के अनुसार अभी वह नाबालिग है। आयुक्त श्री शिवाजी कुमार का कहना है कि नोटिस की कॉपी SSP पटना और भरूच, इसके साथ साथ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी न्यू दिल्ली और अपर सेक्रेटरी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ साथ आकाश की मां को भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि आकाश को छुड़ाने की हर संभव कोशिश की जाएगी, आकाश की हर कानूनी मदद की जाएगी। बताया गया है कि गुजरात पुलिस द्वारा गुजराती भाषा में आकाश पर केस किया गया है।
समर्थनम के फाउंडर श्री मोहंतेश जी के की आत्मकथा पुस्तक रूप में लॉन्च की गई। आपको बता दें कि उनकी आत्मकथा को इलिस्ट्रेट किया है श्री सतीश विश्वनाथन ने। एक कार्यक्रम में उनकी आत्मकथा प्रख्यात क्रिकेट खिलाड़ी श्री राहुल द्रविड़ द्वारा लॉन्च की गई। आपको बता दें कि श्री महंतेश जी के ने बहुत छोटी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। उन्होंने ही समर्थनम ट्रस्ट फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की स्थापना की थी और क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रही है। आज समर्थनम का दायरा बहुत बड़ा है और श्री महंतेश जी के की कहानी सबकी आंखें खोल देने वाली है और विश्वास बढ़ा देने वाली है। सक्षम ट्रस्ट लाया है आपके लिए एक बार फिर एक सुनहरा मौका। 28,500 का लैपटॉप अब आप पा सकेंगे सिर्फ 15,500 रुपए में। यानी इस स्कीम के अंतर्गत चयनित प्रतिभागियों को 15,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। लैपटॉप के साथ आपको मिलेगा लाइसेंस्ड इंडो एनवीडीए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266263638 पर। बुकशेयर की ओर से आयोजित किए जाने वर्कशॉप्स का सिलसिला जारी है और इस बार बुकशेयर की ओर से स्किल डेवलपमेंट पर आधारित वर्कशॉप का आयोजन इस रविवार सुबह 11 बजे किया जाएगा। आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं बुकशेयर की ओर से। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम आपके लिए बुकशेयर की अगली ऑनलाइन वर्कशॉप एनहांस योर स्किल इस श्रृंखला के अंतर्गत होने वाली वर्कशॉप की जानकारी लेकर आए हैं, जो कि 13 सितंबर रविवार को सुबह 11 बजे होने जा रही है। इस वर्कशॉप में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लिंक्डइन या किसी अन्य जॉब पोर्टल पर किस प्रकार से आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। ये सेशन रिज्यूम राइटिंग श्रृंखला की ही दूसरी कड़ी है। आपको ये सेशन डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जाएगा एंड्रॉइड फोन और फिजिकल कीबोर्ड के द्वारा। इस वर्कशॉप को आप YouTube के द्वारा भी लाइव सुन सकते हैं। YouTube पर इसे सुनने के लिए आप सर्च कर सकते हैं इंडिया बुकशेयर। मैं स्पेलिंग बताती हूँ, INDIA स्पेस BOOKSHARE। इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बुकशेयर के हेल्पलाइन पर कॉल करना होता है। जिन लोगों ने इसके पहले ऑनलाइन वर्कशॉप में भाग लिया है उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। जो लोग पहली बार इस सेशन में भाग लेने वाले हैं उन्हें बुकशेयर की हेल्पलाइन पर कॉल करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आप सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं और शनिवार को सुबह 9 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं। बुकशेयर का हेल्पलाइन नंबर है 9650211575। मैं दोबारा दोहराती हूँ 9650211575। और बुकशेयर का दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9284028466। मैं दोबारा दोहराती हूँ 9284028466। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। करवी चित्रकूट स्थित दृष्टि संस्थान द्वारा दृष्टिबाधित बालिकाओं व महिलाओं के लिए होम मैनेजमेंट के 18वें बैच की शुरुआत 1 अक्टूबर से की जा रही है। इस बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए आप मेल कर सकते हैं drishtiblindSchool@gmail.com पर या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9721157193 या 97931741100 या ज्यादा जानकारी के लिए आप संस्थान के जनरल सेक्रेटरी श्री शंकर लाल गुप्ता से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 94501-70442। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार होगा और ओपिनियन सेक्शन दानिश महाजन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं समय हूँ। सदियों से इस धरती पे जीवन पनप रहा है और तभी से घटित हो रही हैं
दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। अगर आप जानना चाहते हैं कुछ प्रसिद्ध दुर्घटनाओं के बारे में तो सुनिए शो दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स हर बुधवार रात 10 बजे और हर गुरुवार शाम 5 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। मथुरा का पेड़ा हो या बनारस का कलाकंद, राजस्थान की दाल बाटी हो या मारवाड़ी थाली, दक्षिण भारतीय इडली सांभर हो या गुजरात का खमन, दिल्ली की चाट हो या महाराष्ट्र की पाव भाजी। अब आप यह सब बनाएंगे मेरे साथ, यानी आरजे अलका अग्रवाल के साथ, आपके अपने शो अलकास कुज़ीन में, जिसे आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार को रात 8 बजे और जिसका पुनः प्रसारण होता है शनिवार को दोपहर 3 बजे। तो सुनना ना भूलिए अलकास कुज़ीन, only on Radio Udan. A flight of life, of life, of life, of life, of life. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का फिर से स्वागत। आपको फिर से याद दिला दें कि आप अपने सजेशंस, अपने फीडबैक हमें देते रहिए, आप अपनी बात हम तक पहुंचाते रहिए ताकि हम अपने प्रोग्राम को आपके लिए और बेहतर बना सकें। और फीडबैक देने का सीधा तरीका आपको बता दूं, यूट्यूब पर कमेंट करके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके या व्हाट्सएप समूह के माध्यम से या हमारी मेल आईडी radioudan@gmail.com के माध्यम से भी आप अपने फीडबैक्स पहुंचा सकते हैं। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर। मैं हूं आपके साथ पुनीत, और अब प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं और ओपिनियन सेक्शन पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूडीआईडी कार्ड की। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूडीआईडी कार्ड एक यूनिक आईडी है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जिसको देने का मतलब यही है कि आपका जो मल्टीपल कार्ड्स जो आप कैरी करते थे अपनी आइडेंटिटी को लेके, उससे छुटकारा पाना और एक सिंगल कार्ड प्रोवाइड करवाना, जिसके कारण आप लोगों को जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को गवर्नमेंट के तमाम बेनिफिट्स मिल सके। हालांकि आज के टाइम पे ये फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है और अभी तक बहुत कम लोगों को ये कार्ड इशू किया गया है। लेकिन आप लोगों की क्वेरीज थी कि किस तरह से हम, अगर हमारे कार्ड मिल जाए और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ जाए या उसमें कोई मिस्टेक हो तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, और अगर आपका कार्ड अभी तक नहीं मिला हो, स्टेटस में शो कर रहा हो कि डिस्पैच हो गया लेकिन आपको नहीं मिले, तो ऐसे तमाम सवाल हैं। तो इसको जानने के लिए हमने बात की है जो यूडीआईडी पर जिन्होंने काफ़ी काम किया है, विकास मिश्रा जी के साथ। तो आइए उनके साथ आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद दानिश जी। विकास जी, आपने यूडीआईडी कार्ड के ऊपर बहुत काम किया है, तो कुछ क्वेरीज हैं, तो ब्रीफली हम चाहेंगे आप इन क्वेरीज को सॉर्ट आउट करें। हमारे पास जो मेनली बार बार क्वेरीज आ रही हैं वो 2-3 क्वेरीज हैं। एक जी कि अगर स्टेटस में ये शो कर रहा है कि कार्ड डिस्पैच हो गया है लेकिन कई महीने हो गए लोगों तक पहुंचा नहीं, तो वो उस कार्ड को कैसे ले सकते हैं। नंबर 2, अगर किसी का कार्ड बन गया है और उसमें कोई मिस्टेक हो गई है नाम को लेके, तो उसकी करेक्शन कैसे कर सकते हैं। या फिर जो एप्लीकेशन को अगर एडिट करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं, जिनका कार्ड नहीं बना लेकिन एप्लीकेशन भर दी है, उसमें कोई दिक्कत है। और तीसरी हमारी क्वेरी है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि
जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे नंबर दिए हैं, जो ईमेल दिया, वहां से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो मैं चाहूंगा आप इन क्वेरीज को सॉर्ट आउट करें प्लीज। जी जी जी। दानिश जी, सबसे पहले जो क्वेरी है आपकी कि जब कोई भी व्यक्ति स्टेटस को चेक करता है और स्टेटस चेक करने के बाद में उसको पता चलता है कि उसका यूडीआईडी कार्ड डिस्पैच हो गया लेकिन उस तक पहुंचता नहीं है, तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी एप्लीकेंट है वो क्या कर सकता है कि यूडीआईडी कार्ड की वेबसाइट पे जाकर एक ऑप्शन आता है राइट साइड में, जब उसका होम पेज खुलेगा, होम पेज खुलने के बाद में राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा, डाउनलोड योर ई डिसेबिलिटी कार्ड एंड ई यूडीआईडी कार्ड। ये लॉगिन करने के बाद आएगा? जी जी, लॉगिन करने के बाद आएगा। एक्चुअली में लॉगिन क्या, आप जब swavlambancard.gov.in वेबसाइट को जब ओपन करेंगे तो होम पेज पर ही राइट साइड में ये ऑप्शन आते हैं। तो उन्हीं में से एक ऑप्शन है डाउनलोड योर ई डिसेबिलिटी कार्ड एंड ई यूडीआईडी कार्ड। यहाँ पर वो व्यक्ति अपना जो भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, एनरोलमेंट नंबर उसको मिला होगा जब उसने यूडीआईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उसको जैसे ही डालेगा और साथ साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालेगा, तो वहां से क्या करेगा, वो अपना ई डिसेबिलिटी कार्ड और साथ साथ में ई यूडीआईडी कार्ड दोनों ही डाउनलोड कर सकता है और दोनों ही वैसे ही काम करेंगे जो उसका ओरिजिनल यूडीआईडी कार्ड काम करेगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि जितने भी यूडीआईडी कार्ड हैं वो निदेशालय में पहुंचते हैं और निदेशालय में पहुंचने के बाद वो कंसर्न्ड जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को भेज दिए जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो भी व्यक्ति है, जो एप्लीकेंट है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट के जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के पास भी इसकी क्वेरी रेज कर सकता है, अर्थात पूछ सकता है कि मेरा यूडीआईडी कार्ड आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, वो कैसे प्राप्त होगा। तो अगर वहां पे उन लोगों का यूडीआईडी कार्ड, मतलब जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के पास उनका यूडीआईडी कार्ड आया हुआ है, तो वो उनको रिसीव करा देंगे। दूसरी क्वेरी है कि आपने बताया कि कभी कभी होता है कि कुछ लोगों के जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई मिस्टेक हो जाता है, उस मिस्टेक को कैसे एडिट किया जाए। तो इसी होम पेज पे जो मैंने अभी बताया था, होम पेज में लास्ट ऑप्शन है अपडेट पर्सनल प्रोफाइल। तो अपडेट पर्सनल प्रोफाइल में जैसे हम यूडीआईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए जा रहे थे, सेम वैसे ही हम उसमें अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद लेफ्ट साइड में पहला ही कॉलम खुलेगा अपडेट योर पर्सनल प्रोफाइल। अपडेट योर पर्सनल प्रोफाइल में जाकर जो भी आपको अपडेट करना है, जो कुछ गलती हुई है उसको सही करना है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो भी सुनने वाले लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप यूडीआईडी कार्ड जनरेट करवाते हैं या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो भी जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो फाइनल पेज एक बार खुल के आता है, तो उस फाइनल पेज को अपने आप चेक कर लें। अगर वो साथी हमारे दृष्टि दिव्यांग हैं तो वो किसी भी दूसरे व्यक्ति से चेक करवा लें। इवन जैसे ही यूडीआईडी कार्ड रजिस्टर्ड होता है या उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म वो उसको डाउनलोड होता है, तो वो क्या कर सकता है, जैसे ही उसको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हुआ वहां से भी वो चेक कर सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति से चेक करवा सकता है। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो उसको तुरंत सॉल्व करवा ले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपसे हमारी बात हो रही थी कि एक सरेंडर यूडीआईडी कार्ड का ऑप्शन आता है, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका यूडीआईडी कार्ड जनरेट हो चुका है उसको कैसे एडिट किया जाए, उसकी गलतियां कैसे दूर करी जाएं। तो अभी कुछ दिन पहले सरेंडर यूडीआईडी कार्ड का ऑप्शन स्वावलंबन कार्ड की वेबसाइट पर आ रहा था, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने चेक किया तो सरेंडर यूडीआईडी कार्ड का जो ऑप्शन है वो हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ा इशू है। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि वो प्लीज जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम सही से चेक कर लें, जिससे कि एडिट का ऑप्शन
तुरंत वहीं पे उसको सॉल्व कर लिया जाए। जब वो यूडीआईडी कार्ड प्रिंट के लिए चला जाता है या प्रिंट हो जाता है या डिस्पैच हो जाता है, उसके बाद उसमें जो एडिट करना है वो काफी कठिन हो जाता है, और अब और ज्यादा कठिन हो गया क्योंकि सरेंडर यूडीआईडी कार्ड का ऑप्शन भी बंद कर दिया गया है। तीसरा जो आपका प्रश्न था, एक बार फिर से तीसरा प्रश्न दानिश जी बता दीजिए मुझे, मैं थोड़ा सा स्लिप कर गया हूँ वो। विकास जी, आपने ये कहा कि सरेंडर कार्ड की अब ऑप्शन नहीं है, तो इस सूरत हाल में अब क्या ऑप्शन है और कांटेक्ट किससे किया जाए? जो मेरा तीसरा सवाल था कांटेक्ट को लेके, बिल्कुल मिनिस्ट्री में कोई उठाता नहीं है जी। बिल्कुल, मिनिस्ट्री में कोई फोन नहीं उठाता। एक्चुअली में हुआ ये है कि मिनिस्ट्री ने एक कांटेक्ट लिस्ट जारी करी है। उस कांटेक्ट लिस्ट में क्या है कि हर स्टेट में एक स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है यूडीआईडी कार्ड के लिए ही, और वो स्टेट कोऑर्डिनेटर जो यूडीआईडी कार्ड से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन करेगा। तो ये जो लिस्ट है जो सभी स्टेट में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहां भी जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट की एक लिस्ट जारी करी है, वो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आपके थ्रू उन दर्शकों तक पहुंच जाएगी जिनको यूडीआईडी कार्ड से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, और वो उस स्टेट कोऑर्डिनेटर से बात करके अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। जी, मैं यहाँ पे लिसनर्स को बताना चाहूंगा कि आप इन तमाम नंबर्स को जो इस शो का डिस्क्रिप्शन है उसमें ढूंढ सकते हैं, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो वेबसाइट पे नंबर दिया गया वहां पे हमें व्हाट्सएप करके तो आप इन नंबर्स की लिस्ट हमसे ले सकते हैं, या फिर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी नंबर ढूंढ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर उसमें अपलोड की ऑप्शन हो, नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट करके वो नंबर ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वहां आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन इन केस अगर नहीं आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप करके, हमारा नंबर है 9463668196, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप उन कांटेक्ट नंबर्स को ले सकते हैं। तो विकास जी, अब आपने कहा कि सरेंडर का ऑप्शन चला गया है, तो हो सकता है कि कुछ वेबसाइट पे काम चल रहा हो जाए इसके बारे में, क्योंकि अभी आपने देखा है तो कोई शायद अपडेट नहीं है। फिर अगर ये ऑप्शन को हटा दिया गया तो फिर क्या बच जाती है ऑप्शंस हमारे लिसनर्स के पास, अगर उनको जो कार्ड बन चुका है उसको एडिट करवाना हो तो? दानी जी, इससे संबंधित अभी मैं भी आपको कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। एक्चुअली में जब सरेंडर कार्ड का एक ऑप्शन था तो सरेंडर कार्ड में होता क्या था कि हम जो भी हमारा कार्ड नंबर है यूडीआईडी कार्ड नंबर डाल देते थे, और जो हमारी क्वेरी है, मतलब अगर हम किस वजह से सरेंडर करवाना चाहते हैं कि नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को वहां पे हम डाल देते थे। और उस प्रॉब्लम को डालने के बाद होता क्या था कि हम सरेंडर का ऑप्शन हमारे लिए खुल जाता था और 7 डेज या 15 डेज में वो हमारा कार्ड सरेंडर हो जाता था। सरेंडर कार्ड हो जाने के बाद दोबारा हम उसको यूडीआईडी कार्ड का जैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है उस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते थे, और उस क्वेरी जो हमारी समस्या थी, जो हमें एडिट करना था, उसको सही वहां पर लिख के हम दोबारा उस कार्ड का रजिस्ट्रेशन करते थे, जिससे कि दोबारा हमारा यूडीआईडी कार्ड प्रोसेस में हो जाता था। लेकिन अभी यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं खुला है। मुझे लगता है कि जल्द ही हो सकता है जो स्वावलंबन कार्ड की वेबसाइट पे कोई और ऑप्शन खुल रहा हो जिसकी वजह से इस ऑप्शन को हटाया गया हो। तो आई होप, मुझे लगता है इससे बेस्ट ऑप्शन कोई हमारे लिए खुलेगा जिससे कि हम प्रॉपर एडिट कर पाएंगे। जी, तब तक जो आपने बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी ऑफिसर है, जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में उनसे कंसर्न करके उनसे ये क्वेरी को पूछ सकते हैं और सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल दानिश जी, यहाँ पर मैं आपके माध्यम से उन दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, देखिए कुछ चीज़ें यूडीआईडी कार्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि जब आप अपना यूडीआईडी कार्ड रजिस्टर्ड करते हैं, रजिस्टर्ड करने के बाद यूडीआईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करने के बाद होता क्या है कि जैसे ही हम यूडीआईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक ईमेल जो कंसर्न सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उसके पास चला जाता है, और जैसे ही उस सीएमओ के पास मिल जाता है, सीएमओ का काम है उसका वेरिफिकेशन करना। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे केसेस में सीएमओ क्या करता है,
वो फिजिकल मतलब जो भी कैंडिडेट है उसको बुलाकर वेरिफिकेशन करना चाहता है, उस डिसेबल्ड व्यक्ति को अपने सेंटर पर बुलाता है और फिर वेरिफिकेशन करना चाहता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी एप्लीकेंट है जब वो अपना स्टेटस चेक करता है तो कंटिन्यू सबमिटेड लिख के आता है। सबमिटेड का अर्थ यही है कि उसके यूडीआईडी कार्ड का प्रॉपर वेरिफिकेशन सीएमओ के द्वारा नहीं हुआ है। इस केस में जो एप्लीकेंट है वो क्या कर सकता है, वो अपने सीएमओ के पास जाए और सीएमओ के पास जाने के बाद उसे जो रिसिप्ट मिली है, रसीद मिली है, रसीद ले जाए, साथ साथ में अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले जाए और सीएमओ के पास जाकर उनसे बोले कि आप हमारा जो यूडीआईडी कार्ड का वेरिफिकेशन है वो कर दें। उस केस में जैसे ही सीएमओ के पास जो मेल आया है उस मेल से वो वेरीफाई करता है और जैसे वो वेरीफाई करेगा उसका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। हमारे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट हैं जो लगातार फोन करते हैं और यही बोलते हैं कि हमारा जो स्टेटस है जब मैं चेक करता हूं तो सबमिटेड लिख के आता है। तो सबमिटेड का रीजन यही है कि जो सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, वहां से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो सबमिटेड लिख के आ रहा है। तो ये भी एक चीज ये भी है, ध्यान रखें जो हमारे एप्लीकेंट हैं। जी, थैंक यू सो मच विकास जी। अगर सरेंडर की ऑप्शन आती है तो हमें अपडेट कीजिएगा और वेबसाइट को भी आप अच्छे से देख सकते हैं, वहां भी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स की पूरी स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है। तो लिसनर्स आप वेबसाइट को भी अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे जैसे हमने कहा। थैंक यू सो मच विकास जी हमसे बात करने के लिए और 10 लिसनर्स के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। थैंक यू दानिश जी और सभी लिसनर्स को मेरा सादर प्रणाम और सादर धन्यवाद। तो दोस्तों आपको ये सेगमेंट कैसा लगा और पूरा शो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आपको एक बार फिर याद दिला दूं ताकि हम अपने शो को आपके लिए बेहतर बना सकें। और फीडबैक के जितने तरीके हैं वो आपको प्रोग्राम की शुरुआत में भी बताए जा चुके हैं। तो आप जो आपके लिए कंफर्टेबल है उस तरीके को लेते हुए अपनी बात हम तक पहुंचाइए, अपना फीडबैक हम तक पहुंचाइए। तो अब इस प्रोग्राम को खत्म करने की बारी आती है, लेकिन प्रोग्राम को खत्म करने से पहले न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। एक गांव के मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक की गोली मारकर की गई हत्या, पिता समेत दोनों बेटे गिरफ्तार। वाराणसी के ही ओबरा थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग महिला की गला घोंटकर हत्या, हत्यारे आरोपी फरार। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र से जवाब, क्यों नहीं किया जाता एनएफएसए में दिव्यांगजन को शामिल। कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी द्वारा केंद्र सरकार को राजस्थान के दिव्यांगजन को अतिरिक्त अनुग्रह राशि 1000 रुपए का शीघ्र आवंटन का निर्देश। कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी द्वारा एम्स को 100% एक्सेसिबल बनाए जाने का निर्देश। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह की शिकायत पर की गई सुनवाई। लेगो सिस्टम की ओर से एक अच्छी खबर, ब्रेल ब्लॉक्स का निर्माण 6 कंट्रीज में किया जाएगा सबसे पहले लॉन्च। इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिवनेस की ओर एक बड़ा कदम। टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा कदम, गूगल ने किया अपनी एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज को अपग्रेड। व्हीलचेयर यूजर्स अब व्हीलचेयर एक्सेसिबल प्लेसेस को कर सकेंगे गूगल मैप के जरिए सर्च। और पढ़ने के दीवानों के लिए एक अच्छी खबर, कीबोर्ड डिवाइस को खरीदना हुआ आसान। ईएमआई के माध्यम से खरीद सकेंगे आप कीबोर्ड डिवाइस। तो इसी के साथ मैं यानी पुनीत लेता हूं आपसे विदा। अब अगली बार फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद।